नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं व्यालोक पाठक जी। व्यालोक जी से हम बातचीत शुरू करें इससे पहले दिन के इस पहले वीडियो में हम चलेंगे आपको लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रयागराज हाई कोर्ट कहिए। नहीं साहब, इंस्टीट्यूशंस का नाम नहीं बदला करता। शहर का नाम प्रयागराज जरूर हो चुका है, लेकिन वहां के विश्वविद्यालय का नाम अभी भी इलाहाबाद ही रहेगा टेक्निकली, और रहना ही चाहिए। और उसी तरह हाईकोर्ट का भी नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट ही रहेगा। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट हम क्यों जा रहे हैं? हम और व्यालोक जी अक्सर बड़ी कोर्ट, छोटी कोर्ट, मझली कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सेशन कोर्ट की मालाएं जपते रहते हैं। व्यालोक जी तो खास तौर से इनका अनुराग है, विशेष प्रेम है जुडिशरी से, और हम सबका है। मामला है ताजा ताजा इलाहाबाद हाईकोर्ट का। वहां के एक जज साहब एसके यादव साहब, शेखर कुमार यादव साहब, वो पहुंच गए वीएचपी के एक आयोजन में, यानी विश्व हिंदू परिषद के एक आयोजन में, और वहां जाके जो उन्होंने अदालत के बाहर फैसला सुनाया, या ये कहिए अंतरात्मा की आवाज को उकेरा, तो जज साहब ने ये कहा कि साहब, इस देश का कानून और इस देश की कोर्टें, नियम, सारा कुछ अल्पसंख्यकों के मुताबिक चलता था अभी तक, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब जो कुछ भी अदालतों में होगा, जो कुछ भी नियम कानून संविधान की व्याख्या होगी, वो बहुसंख्यकों के मुताबिक होगी। और ऐसा कहते ही आपको दर्शकों लग रहा होगा कि आसमान से पुष्प वर्षा शुरू हो गई, और बिल्कुल वाह वाह, और सारे देवताओं ने यादव साहब को गले लगा दिया और कहा कि वाह, जज हो तो ऐसा हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ इसका उल्टा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान ले लिया। हल्ला जो मचना था वो हल्ला भी मचा और मच रहा है। क्या किसी सिटिंग जज को किसी ऐसे आयोजन में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये नहीं है, लेकिन ऐसे अंतरात्मा का प्रगटीकरण करना चाहिए। ये कितना नैतिक है, कितना विधिक रूप से सही है, यानी टेक्निकली सही है, इन सारी चीजों पर बात करेंगे व्यालोक जी से। व्यालोक जी, मुझे लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप इस खबर का स्वागत करेंगे या यादव जी के सम्मान में आप कुछ बातें रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान ले लिया है कि एक सिटिंग जज ऐसा नहीं कह सकते, इस पर सुप्रीम कोर्ट को आप पीठ थपथपाएंगे या सुप्रीम कोर्ट की इज्जत उतार लेंगे कि लो, तुमने अपनी आदत अभी भी न छोड़ी? व्हाट डू यू व्यालोक जी, क्या करेंगे आप? आदत तो इनकी न सुधरी है न सुधरने वाली है साहब। और इससे जस्ट पहले, एक दिन पहले, अतुल सुभाष नाम के युवक को भी याद कर लीजिए, जिसने 25 पन्ने का अपना ड्राफ्ट किया लेटर, 20 मिनट का वीडियो बनाया, और उसके बाद यह दुनिया, फानी दुनिया छोड़कर चला गया। उसके पीछे कौन है? वो आत्महत्या नहीं थी साहब, हत्या है। और केवल इस देश की सड़ी गली वाहियात जुडिशरी उसकी जिम्मेदार है। जुडिशरी हमारे देश की मोस्ट करप्ट, ओवररेटेड और अपारदर्शी संस्था है, जिसके ऊपर आप कोई सवाल नहीं उठा सकते, उनसे कोई सवाल पूछा ही नहीं जा सकता। खुदा मियां से भी बड़े हो गए हैं वो। लेकिन इनको जब मन में आएगा, ये 2.5 महीने के अपने स्लंबर से, शीतकालीन निद्रा से, ग्रीष्मकालीन अवकाश से जागेंगे और अचानक एक डंडा चला देंगे स्वतः संज्ञान पर। यह स्वतः संज्ञान 2.5 करोड़ मामलों में कहां जाता है? यह स्वतः संज्ञान और कितने मामलों में, मैं अभी पूरी फहरिस्त चुकाऊंगा। तो आपने जो पूछा है, इसमें जुडिशरी की न तो पीठ थपथपाने वाली बात है और न कुछ। जुडिशरी को मैं शेखर यादव जी को धन्यवाद दूंगा कि एज ए मैन एंड एज ए जज, सिटिंग जज, अब उनकी नौकरी तो मोस्ट प्रोबेबली जाएगी, 99% शंका है कि वो नौकरी चली जाएगी उनकी। लेकिन उन्होंने एक ऐसा सच बोला है हम लोगों के सामने, जिसके बाद कम से कम जुडिशरी को शर्म आनी चाहिए, अपनी आंखों में झांकते हुए। आप दर्शकों, श्रोताओं को पहले मैं ये बताऊंगा कि एसके यादव जी ने कहा क्या। मैंने वो लिख के रखा हुआ है। जस्टिस यादव ने कहा, कोट, द पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट बैड. They don't want 4 wives or triple talaq or killing daughters. But the Kathmullas,
but the Kashmullas, it is the wrong word. But I have no hesitation in saying that they are destructive people. They incite hatred among communities, cause riots, and try to stop the nation from progressing. There should be no compromise with them because the Uniform Civil Code will not only end the ills of bracket Muslim personal law but will take our nation forward. यानी हिंदी में इसका तर्जुमा यह है कि मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं उनमें से सभी बुरे नहीं हैं। वो 4 बीवियां या ट्रिपल तलाक नहीं चाहते हैं, बेटियों को मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन कठमुल्ले इस देश की प्रगति और विकास में बाधक हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम पर्सनल लॉ की बीमारियों का अंत करेगा। इसमें क्या गलत ऐसा उन्होंने कह दिया भाई? वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोल रहे थे, वो वीएचपी की एक कार्यशाला है अधिवक्ताओं वाली, उसमें गए हुए थे। उन्होंने बताया हाँ, उनसे गलती केवल एक ये हुई, और गलती भी नहीं हुई है। मैं जानता हूं कि वो सिटिंग जज है तो वो गलती नहीं करेंगे। उन्होंने जानबूझकर ये बोला है और देश में एक नई बहस को छेड़ा है। उनसे गलती केवल ये हुई है कि वो अपने सेवा के जो प्रावधान है, उनके जो विधिक प्रावधान है, उसके मुताबिक जजों को सार्वजनिक तौर पर बयान नहीं देना है। तो ये गलती उनसे हुई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले या आचार डाले या फिर उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन है, उनसे केवल ये पूछा जाएगा कि आपने सार्वजनिक तौर पर यह बयान क्यों दी। इसके अलावा उनका कोई अपराध नहीं है, और ये अपराध है इस देश में। मजे की बात देखिए, मतलब एक जज अगर अपने मन की बात कह दे तो अपराध है, लेकिन वहीं यादव जी का नाम बदल के कर दीजिए रहमान साहब, फारूकी रहमान, कोई सिटिंग जज हैं, उनके यहां जितना मल बैठा हुआ है और वो जब उनके फैसलों में दिख रहा है तो इस देश को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यादव जी चूंकि यादव जी हैं, एक पिछड़े हुए वर्ग से आते हैं, बहुत मेहनत करके वो जज बने हैं, तो अब उनके ऊपर पूरी चढ़ाई हो जाएगी। और उन्होंने ये सब गलत क्या कहा है? अभी देखिए, चंद्रचूड़ साहब गए, उन्होंने कहा कि मैंने भगवान से प्रार्थना की, इस पर हंगामा। चंद्रचूड़ के यहां प्रधानमंत्री चले गए, उस पर हंगामा। मतलब आपने इस देश को सेकुलरिज्म के नाम पर कितना बीमार कर रखा है साहब। 1950 में आपने हिंदू लॉज को कोडिफाई कर दिया, और उस समय भी आधे यूरोपियन आधे मुसलमान, दुर्घटनावश हिंदू, इस देश का जो प्रथम प्रधानमंत्री था नेहरू, वो कांपने लगा कि ना 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 ना, मुसलमानों के लॉ को कैसे छुएंगे, बाप रे बाप, क्या हो जाएगा, हाय अल्लाह। और नहीं छुआ गया। अगर उस समय इन लोगों को कोडिफाई किया जाता तो आज ये कम से कम नहीं करते। और एसके यादव जी ने यही नहीं कहा, उन्होंने आगे एक और बहुत मार्के की बात कही है, और ये क्यों गलत कही है। उन्होंने आगे कहा है कि ये जो बचपन से हिंसा सिखाई जाती है और दिखाई जाती है मुसलमान बच्चों को, ये बात ठीक नहीं है। इसमें क्या गलत कहा है भाई? 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को आप चाकू पकड़वाते हैं, आप उससे गला रेतवाते हैं, वही बच्चा आगे जाके किसी इंसान का गला रेत देता है। इसमें कौन सी गलत बात है? वो बच्चा कितने मानसिक समस्याओं से जूझता होगा आपको पता भी है जी। ठीक है, ठीक है, कहीं कुछ भी अनुचित नहीं लगता। ऐसा कहीं यादव जी ने नहीं बोला है, जस्टिस यादव ने, जो हो नहीं रहा है, जिसको महसूस नहीं किया जा रहा है, जिसको देखा नहीं जा रहा है। सवाल एक फिर दर्शक यहां नीचे लिखने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि व्यालोक जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अवनीश जी आप बात समझ नहीं रहे। लेकिन मैं बार बार व्यवस्था की बात इसलिए उठाता हूं कि आप इमोशनली कुछ भी बोलिए, लेकिन चलना आपको, जो कुछ भी इस समय का फ्रेमवर्क है जिसको आपने अपना रखा है, उसी बीच में, उसी दायरे में आपको चलना है। 100 की सीधी बात। प्रधानमंत्री हो तो बहुमत लेने के बाद ही प्रधानमंत्री बनेंगे, वरना लाखों करोड़ों व्यालोक और अवनीश चाहें कि अमुख जी इस देश के प्रधानमंत्री बना दिए जाएं, तो ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। रही बात ये, मैं शुरुआत में भी कहा था, व्यालोक जी फिर कह रहा हूं,
सुप्रीम कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया है तो इसे अवसर किसने दिया? एक सिटिंग जज। आपको अपनी सेवा शर्तें तो पता है। दूसरा, आपने ये कह के भारतीय न्यायपालिका की तरफ से उसके जो उसका एक इमेज है, आपको जब पता है कि आपने इतनी खरी सच्चाई बताई, तो जज साहब आपको यह भी पता है कि इकोसिस्टम जो इस देश में हर तरह का बवाल मचाता है, जिसके पास नेशनल से लेके इंटरनेशनल रिसोर्स है, उसका पूरा नेटवर्क है, क्या अब ये मामला सिर्फ भारत में ही रहेगा? भारत की न्यायपालिका पूरी तरीके से हिंदूवादी हो गई है। अगर ये एजेंडा चलाया जाएगा भारत से लेके भारत के बाहर तक, तो इसको अवसर किसने दिया? यहां मैं सवाल ये उठा रहा हूं, मैं भावना पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन टेक्निकली रूप से क्या यादव जी ने ब्लंडर नहीं किया है? इस्तीफा दे देने के बाद वो कहते सिटिंग जज के रूप में क्यों? और अब आपने कहा कि 99% चांस है कि उनको सैक कर दिया जाएगा। यानी जब उन्हें पता था कि ये बोलने के बाद मुझे सैक किया जाएगा, मुझे हटा दिया जाएगा, तो इस्तीफा देने के बाद सिटिंग जज के रूप में ही उन्होंने ऐसा क्यों बोला? मैं जानबूझ के तिरछा सवाल सामने आपके खड़ा कर रहा हूं। कोई तिरछा सवाल नहीं है सर, और मैंने पहले ही कहा कि एकमात्र जो चूक हुई है उनसे, और ये चूक जानबूझकर उन्होंने की है, वो भले इसको नकार जाए। क्यों? ये चूक क्यों? मैं बता रहा हूं, ये चूक उन्होंने जानबूझकर इसलिए की है कि हम और आप, कम से कम मैं, आपका मैं नहीं जानता, मैं तो बहुत गरियाता हूं जो नौकरशाह रिटायर होके ज्ञान देते हैं, जो जज रिटायर होके ज्ञान देते हैं। मैं तो सीधा पूछता हूं कि आप लोग जब सेवा में रहते हैं तब ये सब ज्ञान नहीं आता है? मैंने कई नौकरशाहों से पूछा कि आप जो अभी पुलिस व्यवस्था को इतना सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये सब कीजिए, डीजीपी आप रहे हैं साहब। मैंने एक डीजीपी से पूछा था कि डीजीपी तो आप रहे हैं ना, क्यों नहीं ये सब आपने लागू किया? फिर वो अपना तंत्र मंत्र और ये सिस्टम व्यवस्था, खैर जाने दीजिए। इसलिए उन्होंने ये किया है कि उनको पता है कि वो वर्म, कैन ऑफ वर्म्स खोल रहे हैं। न्यायपालिका जो गटर है ना, उसका ढक्कन उन्होंने खोल दिया है। अब कुछ ताजी हवा जाएगी, एक आध लोग बलिदान होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस देश में मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा रिफॉर्म की अगर किसी को जरूरत है तो वो जुडिशियरी को है। और इस तरह की आवाजें अंदर से आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, ताकि अब कम से कम 10 सिटिंग जज इस बात पर सोचेंगे तो यार ये बंदा सही तो कह रहा है, हम लोग भी तो यही सोचते हैं, लेकिन इसको ये हो गया, थोड़ी सहानुभूति मिलेगी। और जो 8th क्लास सिटीजन है हिंदू अपने ही देश में, वो भी ये देखेंगे कि कितनी क्रूर सच्चाई है कि आप सच नहीं बोल सकते हैं अपनी कुर्सी पर रहते हुए। उन्होंने जो कहा है, क्या इल्तिजा मुफ्ती से घटिया बयान है ये? इल्तिजा मुफ्ती ने तो डिजीज बताया है हिंदुइज्म को, उस पर कोई हंगामा नहीं होता है, एक ये नहीं होता है। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने तो स्वतः संज्ञान लिया ही। श्रीनगर का एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सैयद रूहुल्ला मेहंदी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो इंपीचमेंट मोशन लाएगा। क्यों? क्योंकि एंटी मुस्लिम रिमार्क। एंटी मुस्लिम रिमार्क क्या है? मुझे, उन्होंने सेवा शर्तों का उल्लंघन किया, उनको निकाल दिया, समझ में आ गई बात। एंटी मुस्लिम रिमार्क इसमें क्या है मैं जानना चाहता हूं। कठमुल्ला का है, ये एंटी मुस्लिम है। 4 शादियां करते हो, ये एंटी मुस्लिम है। बच्चों को हथियार थमा के तुम कभी ऊंट, कभी बकरी, कभी गाय कटवाते हो, ये एंटी मुस्लिम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या एंटी मुस्लिम? आपसे इतनी देर बात करने के बाद अब ये साफ तौर पर कुछ चीजें, इसको बिल्कुल पॉइंट वाइज, हम अगर भावना में बहेंगे तो दुनिया भर की बातें हम इस पर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी एक बात से कन्विंस हूं, उन्होंने बलिदान दिया है। और अब ये कहा जा सकता है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि यादव जी ने, जस्टिस यादव ने जब ये बात कही तो उन्होंने एक ऐसा क्रूर सच बोला। मैं आपकी दूसरी बात से भी कन्विंस्ड हूं कि उन्होंने गटर का ढक्कन खोल दिया है, और ये जानते हुए कि वो किस खतरनाक सांपों से भरे हुए डब्बे का ढक्कन खोल रहे हैं, ये भी वो जान रहे थे। तीसरी बात एक और आएगी, या चौथी बात हो सकती है, मैं गिन नहीं रहा हूं कितनी बार मैंने कहा, 1 2 3।
सवाल ये भी उठेगा कि साहब जब उन्हें पता था कि इसके बाद हमारा शहीदी पर्व मनाना तय है, यानी हमको हटा दिया जाएगा जज से, तो फिर नाखून कटा के शहीद बनना या कोई पोस्ट रिटायरमेंट सिस्टम अपनाना, उसकी तैयारी करना। लेकिन यह पहली घटना नहीं है, और मैं यादव जी को पहला नहीं मानता। इसलिए नहीं मानूंगा कि बस बंगाल से नौकरी छोड़ा उन्होंने जज साहब ने, और अपने मन मुताबिक वाली पार्टी से टिकट लिया और चुनाव लड़े। यानी कि जुडिशरी के लोग भी अब अपने अंदर एक मंथन के दौर से गुजर रहे हैं, यह साफ तौर पर दिखाई देता है। काले लबादों से ढका हुआ वो आवरण अब हिलता हुआ नजर आ रहा है। फड़फड़ा के वो मर्लिन मुनरो वाले उस ऐतिहासिक फोटो की तरह कब ऊपर उठ जाएगा, इस बात की प्रतीक्षा है। यानी कि इस देश में हिंदुओं से जुड़े हुए विषय, उनके दर्द, उनकी चिंताएं अब न सिर्फ राजनीतिक बहस में हैं, और राजनीतिक बहस में इतनी मजबूती से हैं व्यालोक जी कि सत्ता में है 2014 से लगातार, और पूरी मजबूती से हैं। मीडिया हो चाहे विमर्शों का मामला हो, वहां सेंटर में है। जुडिशरी में भी अब सेंटर में। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, हालांकि तीन ही खंबे हैं, चौथा खंबा पत्रकारिता वाला, मीडिया वाला, वो तो जबरिया घुसेड़ा गया है, वो कोई है नहीं खंबा, वो कोई मामला नहीं है, नहीं जबरन। ठीक है ना? लेकिन चलिए उस जबरन वाले को भी ले लेते हैं, 4 जरा अच्छा लगता है, बैलेंस है। इसका मतलब यह तो है कि भारत अब बदल रहा है, हिंदू जाग रहा है। वो चाहे काले कोट में बैठा हो, वो चाहे कहीं बैठा हो, वो चाहे संसद में बैठा हो, वो चाहे मतदाता के रूप में हमारे और व्यालोक जैसा बैठा हो। क्यों व्यालोक जी? जागेगा भाई साहब, जागेगा इसलिए क्योंकि उसके पास कोई उपाय नहीं है। उसको दीवार से सटा के उसका मुंह इतना कूच दिया गया है ना कि वो खून बलबलाते हुए अब अगर नहीं वो कुछ करेगा तो उसका सर्वनाश हो चुका है। जो बचा खुचा है वो भी गया, इसलिए वो बोलेगा ही। ये सच हम और आप रोजाना देखते हैं। आप किसी बच्चे के हाथ में हथियार देके गर्दन रतवाएंगे साहब, उसके मानसिक प्रभाव क्या क्या होंगे। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, किसी भी साइकेट्रिस्ट से पूछ लीजिए, हर एक मुसलमान बच्चा पेशाब करता होगा अपने बिस्तर में, जरूर करता होगा। क्यों नहीं करेगा साहब? आप 2 साल के मासूम को वो दिखाएंगे हथियार लेकर, और उसके बाद आप कहेंगे कि वो अबुल कलाम बन जाए? नहीं बनेगा साहब। वो HTS का आतंकी ही बनेगा, वो हरकतुल मुजाहिदीन ही बनेगा, वो यही सब करेगा। और कठमुल्ला शब्द पर बड़ी आपत्ति है, कठमुल्ला शब्द पर। भाई साहब, मुल्ला मौलाना ये सब तो डिग्रियां हैं। अब ये कोई वही हो जाए बात कि कोई मुझे पंडित कह दे तो मैं गुस्सा हो जाऊं। भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कहीं से हिंदू भी नहीं थे, उनको भी लोग पंडित कहते हैं, तो कठमुल्ला कहने में आपको क्या आपत्ति है? आप लोगों के कर्म वैसे हैं, धत कर्म वैसे हैं, मुल्ला की जगह आपको कठमुल्ला कह दिया। मैं बार बार अवनीश भाई एक ही बात कहूंगा, सेवा शर्तों को जानते बूझते जज साहब ने ये किया है। उनके अपने डिजाइन होंगे। अब ये हो सकता है कि वो जाए, और मैं इस पर भी नहीं जाऊंगा। मैं बहुत बार प्रारब्ध के मंच पर ही बोल चुका हूं। हम लोग पूरी हिस्ट्री मैंने बताई है कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। इस जुडिशरी ने तनिक भी अपनी लाज शर्म रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये अब राजनीति में जाए, ये समाज सेवा में जाए, ये इनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन मैं इनका एहतराम इसलिए करता हूं, मैं इनको सलाम इसलिए करता हूं कि इन्होंने गटर का ढक्कन खोल दिया है। पहली बार जो ढक्कन खोलेगा उसको दुर्गंध आएगी ही आएगी, उसको सामना करना ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल भपका आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और एक चीज और, मैं तो यहां तक कहता हूं, जब सरकारी कर्मचारी यानी पद में रहते हुए सेवा शर्तों से बंधे हुए किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी सेवाओं में हो भारत में, अगर वोट देने का अधिकार है, यानी कि उसको राजनीति करने का अधिकार है। जब हम वोट देते हैं तो किसी एक पार्टी को देते हैं ना,
तो इसका मतलब हम उस पार्टी के समर्थक है ना। हमारा सेना का जवान, हमारा पुलिस का सिपाही, हमारे जज साहब भी अपना वोट धर्म निभाते हैं ना। यानी इस देश में कोई भी गैर राजनीतिक नहीं है। आई एम सॉरी, ये भी एक विडंबना है। इस पर कभी अलग से बात होगी, क्योंकि मेरा तो ये मानना है भाई, आपने अगर किसी को वोट देने का अधिकार दिया है तो वो पूरी तरह से एक राजनीतिक व्यक्ति है, बस इतना ही है। वो किसी का झंडा नहीं ढोता, वो मुंह से किसी की आवाज नहीं लगाता, वो किसी का जिंदाबाद नहीं बोलता, लेकिन जब अपनी ईवीएम पर उंगली दबाता है तो वो एक पार्टी का घनघोर समर्थक होता है, और इतना बड़ा समर्थक होता है कि वो उसके चुनाव निशान को बोलता है आई लव यू। तो गैर राजनीतिक कैसे हुआ? ये विडंबना है, ये कंट्राडिक्शंस है, जो कि हमने अपनी मौजूदा जो ढांचा अपना रखा है उसमें है। तो इसलिए हर व्यक्ति राजनीति करता है। 5 साल में एक बार आप ही अवसर देते हैं उसको राजनीति करने का। अपना नेता चुनता है, अपना विधायक चुनता है, अपने मन मुताबिक पार्टी का चुनता है, विचारधारा भी उसकी अपनी होती है। बामसेफ जैसे संगठन सरकारी कर्मचारियों के आधार पर बने हुए हैं ना व्यालोक जी। एक पार्टी एक विचारधारा विशेष का है ना। एक सरकारी कर्मचारी चाहे चपरासी से लेकर आईएएस तक हो, वो बामसेफ में जाता रहा है, कभी भी इसे गैर कानूनी नहीं कहा गया। तो आरएसएस के अगर शाखाओं में वो जा रहा है तो फिर कैसे आपत्तिजनक हुआ? अगर कोई यादव जस्टिस साहब इस तरीके से अपनी बात बोल रहे हैं तो ठीक है, आप हटा देंगे, हटा दीजिए साहब, लेकिन अब बोलेगा भारत। कोर्ट कचहरी से लेके सड़क चौराहे तक, ईवीएम तक बोलेगा भारत। अब आप ढके छुपे नहीं रह सकते। इसलिए इसकी बहुत सारी मीमांसाएं हो सकती हैं दर्शकों, बहुत सारी इसकी विवेचना हो सकती है, बड़े बड़े एंगल हो सकते हैं। मैंने जानबूझ के व्यालोक जी के सामने कुछ तिरछे सवाल इसलिए उठाए कि हम लोग खाली पुष्प वर्षा नहीं करते, हम हर तरह से, हर एंगल से विषय को देखने का प्रयास करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट नीचे करेंगे कि अवनीश जी आप थोड़े थोड़े वामपंथी दिखाई देते हैं। जी हाँ साहब, जब हम बातचीत करते हैं तो आपको कोई दूसरा एंगल सुनने के लिए किसी और चैनल पर न जाना पड़े, इसलिए हम सब कुछ यही देते हैं कि आइए दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से हर तरफ से विषय को देखा जाए और उसकी विवेचना करने का प्रयास किया जाए। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज की ये चर्चा समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।